मारवाड़ राजवंश। ठीक है, पहले हमने पढ़ा था राव सिहा, सिहा के बाद में आसकरण, आसकरण के बाद में राव दुहड़ या केवल दुहड़, और दुहड़ के बाद में सलका या सालो या सलका, तीनों सही है। ठीक है, और इसके बाद में मल्लीनाथ, मल्लीनाथ शासक बना था। मल्लीनाथ के बाद में इनका दो भाई बना था विरमदेव, विरमदेव बना था, और विरमदेव 2 ही वर्ष तक रहा था। उसके बाद इसका पुत्र बनता है राव चुंडा, और चुंडा के बाद में शासक कौन बनता है? पहले बना था कान्हा, और कान्हा के बाद में इनका भाई बनता है राव रणमल, रणमल। इतना एक साथ में देखा था ना, याद है? इन्होंने राजधानी कौन सी रखी थी? पाली को। आसकर ने क्या किया था? खेड़ को, खेड़ वर्तमान में है बालोतरा में। और राव दुहड़ ने क्या किया था? नागणची माता का मंदिर, जो अपनी पुत्री थी उसका नाम क्या था? चक्रावती। ठीक है, और सलका के तो कोई संतान नहीं थी, एक साधु के कहने से उनकी 4 संतान हुई थी। मल्लीनाथ जी, मल्लीनाथ जी की पत्नी का नाम क्या था? रूपा दे। और इनके गुरु कौन थे? उगम जी भाटी, गुरु का नाम है उगम जी भाटी। और इसके बाद में शासक बनता है विरमदेव, क्योंकि ये उगम जी भाटी के शिष्य बन जाते हैं अपनी पत्नी के कहने से, तो अपने भाई विरमदेव को शासक बनाता है। लेकिन 2 वर्ष की आयु में विरमदेव की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और इनकी जो माँ है चुडाको, मोहिनी देवी या मोहायानी देवी, दोनों नाम से ही है, इनको चुडाको जांगल प्रदेश ले जाती है, जांगल प्रदेश। और जांगल प्रदेश में किसके पास ले जाती है? आला बारठ, आल्हा बारठ। 18 वर्ष की आयु का होने के बाद में आला बारठ इनको किसके पास में लेकर के आता है? मल्लीनाथ जी के पास में। और मल्लीनाथ जी इनको राजगद्दी पर बैठाते हैं। लेकिन ये कहां जाते हैं? गुजरात अभियान पर। आगे सीटें, हाँ, गुजरात अभियान में जाते हैं, यानी गुजरात की सीमा पर। और वहां पर जो घोड़े बेचने वाले थे उनसे घोड़े छीन लेते हैं। मल्लीनाथ जी के कहने से न देने पर मल्लीनाथ जी को राज सिंहासन पर हटा देते हैं। लेकिन चुडा और साथ में युद्ध कौन लड़ते हैं मंडोर में? इंदा प्रतिहार, इंदा प्रतिहार। और इंदा प्रतिहार ने अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ में किया था? राव चुडा के साथ में, जिसका नाम क्या था? किशोरी देवी या लालाबाई। और इंदा प्रतिहार ने राव चुडा को मंडोर क्या दी थी? मंडोर दहेज में दी थी। तीसरी राजधानी, चौथी बनेगी जोधपुर। ठीक है, और उसके बाद में इनकी जो किशोरी देवी है, इनके कहने से शासक इसको बनाते हैं कान्हा को। लेकिन कहा जाता है कि कान्हा ने गोहत्या वगैरह करवाई थी, तो करनी माता ने इसका क्या कर दिया था? वध कर दिया था। अब इनके बाद में जो अगला शासक बनता है, कौन बनता है? राव रणमल। लेकिन रणमल की हत्या कहां हो जाती है? मेवाड़ में हो जाती है, मेवाड़ में। इनकी थी दासी या भारमली, भारमली। और इसके साथ में कौन था? राणा चुंडा। दोनों थे, राणा चुंडा भी था, भारमली भी थी, और राणा कुंभा भी था। साथ में कौन थे? कुंभा। राणा चुंडा का भाई क्या नाम क्या था? राघव देव। एक राघव चेतन अलग है, राघव देव। ठीक है ना, इनका भाई था राघव देव। राघव देव की हत्या की थी किन्होंने? रणमल ने। तब राणा चुंडा और कुंभा ने मिलकर के भारमली को अपने ओर भड़काया, और उसके बाद में भारमली क्या देती है? इनको जहर दे देती है रणमल को, और इनकी हत्या हो जाती है। और इसके बाद में जो अगला शासक कौन बनता है? जोधा। जोधा शासक बना था। और जोधा के पुत्र कितने थे? 4 थे ना। एक का नाम था बीका, जो हमारा बीकानेर बसा है। एक का नाम है दूधा, दूधा। एक का नाम है सातल, और एक का नाम है सुजा, सुजा राजा सुजा दूध पता साहब कहीं हाल ने। तो अब जोधा ने
बीका को कहा था, कहां पर कहा था? ताल छापर अभियान चूरू के आसपास में, वहां पर बाप बेटे दोनों बैठे थे। तब जोधा ने बीका को कहा था कि तू एक अलग रियासत की स्थापना कर ले। अगला जो राजा है, मैं सातल को बनाना चाहता हूं। बीका ने कहा ठीक है बना लेना, लेकिन मैं वहां की तलवार है, ढाल है, राज चिन्ह है और एक जो मूर्ति है नागणीची माता की, ये मूर्ति वहां से लेना चाहता हूं। जोधा ने कहा अभी ले ले। उन्होंने कहा अभी नहीं लूंगा, आपके जाने के बाद में युद्ध करके लूंगा, ठीक है ना। और बाद में बीका युद्ध भी करता है, किसके साथ में? सुजा के साथ में करता है, और वहां से ये चीज लाता भी है। तो बीका आ जाता है बीकानेर, बीकानेर की स्थापना करता है। और राव दुदा ये कौन थे? मीराबाई के दादा। दुदा का पुत्र था रतन सिंह, और मीरा के पिता का क्या नाम था? मीराबाई। मीरा कहां जन्मती है? मेड़ता। तो जोधा का एक पुत्र राव दुदा कहां चला जाता है? मेड़ता चला जाता है। ये कहां का शासक बनता है? मेड़ता का, मेड़ता का शासक बनता है। और हाँ मेड़ता सिटी। और सातल बनता है जोधपुर का शासक। अभी तक सुजा शासक नहीं है, सातल की मृत्यु के बाद में सुजा शासक बनेगा। अब बीका तो यह आ जाता है, और बीका अपने यानी बीकानेर क्षेत्र में युद्ध अभियान व्यस्त रहता है। सुजा के अंत समय में युद्ध करने के लिए जाता है। पहले इन्होंने कोई भी भाग नहीं लिया था मेवाड़ की, मारवाड़ की तरफ। अब दूधा है, दूधा एक अजमेर का शासक था, अजमेर, और वहां का नाम था मल्लू खां। मल्लू खां, मल्लू खां पर आक्रमण करता है अजमेर को अपनी ओर मिलाने के लिए। तो उसके बाद में दूधा जीत जाता है, लेकिन मल्लू खां फिर से वापस आक्रमण करता है, किस पर? दूधा पर। और आक्रमण किसने किया था? मल्लू खां का सेनापति था, जिसका नाम था गुड़ले खां। गुड़ले खां। तो दूधा ने अपने भाई सातल को बुलाया था जोधपुर से, और सातल एक सेना लेकर के आता है। मल्लू खां यानी इनके सेनापति गुड़ले खां और सातल देव के बीच में युद्ध होता है, और इसमें भी सातल देव क्या हो जाता है? विजय हो जाता है, मेड़ता में विजय होती है। अब क्या करता है? गुड़ले खां को बुरी तरह से वहां से मारा था, तो दोनों को जो गुरजीवन सब पार्टी बोला करवा लाया। तो गुड़ले खां वापस पीछे से सेना लेकर के आता है, और पिपाड़ सिटी, पिपाड़ सिटी कहां है? जोधपुर में। वहां पर आकर के एक युद्ध करता है, किसके साथ में? सातल के साथ। और इस युद्ध में भी सातल विजय हो जाता है, लेकिन सातल घायल हो जाता है। एक बात कब होता है घायल? गुड़ले खां यहां से पराजित होकर के जब वापस जा रहा था, तो पिपाड़ सिटी में यानी कुछ महिलाओं को क्या कर लेता है? बंदी बना लेता है, और इनको बंदी बना करके कहां ले जाता है? अजमेर ले जाता है। सातल पीछे से जाता है और जाकर के गुड़ले खां को वहां से पकड़ करके लाता है, और इनकी एक पुत्री को भी साथ में लेकर के आता है। मारवाड़ लाने के बाद में सातल ने गुड़ले खां का जो सिर है वो तीर से छिद्र छिद्र कर दिया, और यानी सिर को अलग करके इन महिलाओं को पकड़ा दिया था। जो भी ये महिलाएं बंदी बनाई गई थी, इनको वापस वहां से छुड़ा करके लाया था। कौन छुड़ा करके लाया था? सातल ने। और उसके बाद में महिलाओं ने गीत गाती हुई पूरे मारवाड़ क्षेत्र में सिर को घुमाया गया था। और क्या? गुड़ले रे बांध्या सूट गुड़लो, यानी गुड़ला त्योहार किसके याद में मनाया जाता है? तो गुड़ला त्योहार है सातल देव की याद में मनाया जाता है। और इस युद्ध में जो सातल देव है बेहोश हो जाता है, और बेहोश होने के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। तो जो सातल है यानी एक घुड़ला त्योहार याद रखने, कई बार पूछा जाता है घुड़ला त्योहार, घुड़ला त्योहार किसके याद में मनाया जाता है? तो सातल देव के, ना कि गुड़ले खां के याद में। अब वर्तमान में जो घुड़ला त्योहार मनाया जाता है, अब कौन रोजाना सिर देते हैं? तो क्या करते हैं? मटके के करते हैं छिद्र, मटके के छिद्र करते हैं, और छिद्र करने के बाद उस मटके को पूरे शहर में घुमाया जाता है, ठीक है। और मटके के अंदर क्या रखा जाता है? दीपक रखा जाता है। और ये किसके याद में है? सातल, सातल देव के याद में मनाया जाता है। अजमेर का शासक था मल्लू खां। मल्लू खां का सेनापति था गुड़ले खां। ये क्या इनका सेनापति है? सेनापति। अब देखो बीका कहां आ जाता है? बीकानेर आ जाता है। और दूधा कहां चला जाता है? मेड़ता चला जाता है।
मीराबाई के दादाजी। दूधा ने अटैक किया था अजमेर पर, क्योंकि अजमेर को अपना साम्राज्य बढ़ाना चाहता था। ये मेड़ता से धीरे धीरे यानी अजमेर वगैरह नागौर क्षेत्र इनको अपने और मिलाना चाहता था। तो पहले मल्लू खां पर जब अटैक किया था और मल्लू खां को पराजित कर दिया था। लेकिन मल्लू खां और इनके सेनापति घुड़ले खां ने फिर से दूधा पर जैसे आक्रमण किया तो दूधा ने अपने भाई सातल को बुलाया और सातल जोधपुर से सेना लेकर के कहां आ जाता है, मेड़ता आता है। और मेड़ता में मल्लू खां, इनके सेनापति घुड़ले खां, इनके बीच में युद्ध होता है और सातल देव भी होता है, लेकिन घुड़ले खां को क्या कर देते हैं, पराजित कर देते हैं। और वापस सातल देव जब मारवाड़ आते हैं तो ये घुड़ले खां पीछे से आकर के फिर जोधपुर के पास में जगह पीपाड़ सिटी, वहां से कुछ महिलाओं को यानी 50 से ज्यादा महिलाओं को बंदी बना करके वहां से ले आता है और कहां चलता है, अजमेर की ओर चलता है। लेकिन पीछे से किसको पता चलता है, सातल को, और सातल वापस आता है और आकर के इस महिलाओं को तो छुड़ाता ही है, साथ साथ में घुड़ले खां को मिलाता है और घुड़ले खां को सिर को अलग करके क्या करता है, महिलाओं को सौंप देते हैं। महिलाएं पूरे शहर में घुमाते हैं सिर को और सातल देव क्या हो जाता है, बेहोश हो जाता है। बेहोश होने के बाद में इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अब उसके बाद वो शासक बनेगा, कौन बनेगा, सूजा बनेगा, सूजा। और सूजा का भी काफी टाइम तक शासन नहीं रहा था। उसके बाद वो अगला शासक बनेगा। कल जो पेपर हुआ था उसमें राजवंश का क्रम पूछा गया, तो इसमें क्रम ही ध्यान रखना है सिर्फ, ठीक है ना। अब देखो पहले हमने पढ़ा था सिहा आसन में कोई से भी क्रम आ सकता है, मल्लीनाथ, विरमदेव, चूडा, कान्हा, और कान्हा के बाद में कौन बना था, रणमल, और रणमल के बाद में जोधा, और जोधा के बाद में कौन बना है, सातल, सातल के बाद बना है सूजा। अब सूजा के बाद में अगला शासक कौन बनेगा, यानी सूजा का एक पुत्र था राव बाघा, लेकिन उसकी पहले ही मृत्यु हो जाती है सूजा के शासनकाल में, तो सूजा का पौत्र बनता है। प्रश्न यहां से आने का चांस है पौत्र, पौत्र कहते हैं पोतो, और उनका नाम क्या था, राव गंगा, जो राणा सांगा के साथ में सहयोग किया था खानवा के युद्ध में, ठीक है ना। तो अगला शासक कौन बनेगा, राव गंगा। राव गंगा, राव गंगा जोधपुर का एक ऐसा शासक था जिन्होंने सभी जो राजवंश थे आसपास में उनको क्या कर दिया था, स्वतंत्र कर दिया था। जो भी रियासत थी प्रत्येक रियासत को क्या कर दिया, स्वतंत्र कर दिया। उन्होंने कहा सबको अलग अलग कार्यभार सौंप दिया गया था राव गंगा ने। और राव गंगा क्या करता है, एक तो खानवा के युद्ध में, खानवा युद्ध में क्या करता है, सहयोग करता है किसका, राणा सांगा का, मेवाड़ राजवंश पढ़ा हमने, ठीक है। और क्या करता है, साथ साथ में कहा जाता है कि ये हमेशा नशे में रहता था। और लेकिन जब इनका पुत्र है, क्या नाम है, मालदेव, मालदेव यहां गए थे। अब कुछ इतिहासकार कह रहे हैं कि जब ये नशे में थे तो नशे में इनकी मृत्यु हो जाती है, और कहीं कहते हैं कि जब ये नशे में थे मालदेव यहां जाते हैं और जाकर के इनको मार देते हैं, राव गंगा को। इनका गुस्सा क्या था कि खानवा के युद्ध में राणा सांगा के प्रति सबसे पहले युद्ध का नगाड़ा किसने बजाया था, नगाड़ा सबसे पहले राव गंगा ने बजाया था। और इसका विरोध किसने किया था, राव मालदेव ने किया था। मालदेव ने अपना पिता का विरोध किया था कि युद्ध का नगाड़ा पहले मैं बजाता था। और उसके बाद वहां से इनकी जो विवाद शुरू हो जाता है बाप बेटे के बीच में, लेकिन राव मालदेव इनको मार देते हैं। ये इस युद्ध में, खानवा युद्ध में पहली तोप कौन चलाता है, पहला वार मालदेव करता है, पहला वार कौन करता है, राव मालदेव। लेकिन मालदेव ने राव गंगा की हत्या कर दी, इसलिए इसको क्या कहते हैं, मारवाड़ का, मारवाड़ का पितृहंता कहते हैं, पितृहंता। अब देखो अगला जो मारवाड़ का शक्तिशाली शासक कौन रहेगा, मालदेव रहेगा। इसे हसमत वाला शासक भी कहते हैं, और भी क्या कहते हैं इनका, मालदेव को। मालदेव जैसे ही शासक बनता है इनके सामने सबसे बड़ी समस्या क्या रहती है, कौन सी समस्या इनके सामने,
उमादेव कौन थे, कहाँ की थी? देखो मालदेव, ठीक है, सबसे ज्यादा इन्होंने समस्याओं का सामना किया था और यह भी हमेशा नशे में रहता था। इनके पहले तो पुत्र थे उदय सिंह, ठीक है, और एक था राम और एक था चंद्रसेन। चंद्रसेन। इधर है जैसलमेर। जैसलमेर का शासक था लूणकरण भाटी। लूणकरण भाटी। और लूणकरण भाटी की इनकी एक पुत्री थी, क्या नाम था इसका? उमादेव भटियाणी। उमादेव भटियाणी, हाँ, राजपूता भटियाणी जात, ठीक है, वह अलग है। ये उमादेव भटियाणी थी। उमादेव भटियाणी का रिश्ता किसके साथ होता है? मालदेव के साथ होता है। और ये जो लूणकरण है ये मालदेव से नाराज रहता है। ये क्या करता है? मालदेव को मारना चाहता है। पावने ने रिश्तो हुए उन टाइम। तो उमादेव ने एक पत्र लिखा था मालदेव को कि मेरे पिताजी लूणकरण आपको मारना चाहते हैं, जब भी आप बारात लेकर के आओगे तैयार हो के आना। मालदेव का चलो कोई नहीं, आपने सचेत कर दिया है। और मालदेव जैसे ही बारात लेकर के जाते हैं अपनी सेना के साथ होता है, लूणकरण को मौका नहीं मिलता है। और उमादेव की माँ लूणकरण को स्पष्ट मना करती है, पहले आपका कोई भी विरोध था लेकिन अब आपके जमाई राजा है, मारना नहीं। लूणकरण नहीं, मेरे सामने आते मैं तो मारूंगा। और उमादेव भी बचाना चाहती थी। कहा जाता है कि जैसे रानी पद्मिनी थी वैसे उमादेव भी थी, और एक इनकी थी दासी भारमल्ली, ये भी बेस्ट थी। अब देखो उमादेव का विवाह किसके साथ हो जाता है? मालदेव के साथ हो जाता है। और उमादेव को लेकर के मालदेव कहां आता है? मारवाड़ आता है। और मारवाड़ आने के बाद में अब इनके साथ ने कहा था मालदेव को कि कल तो आपकी जो विवाह था उस समय हम लूणकरण का ध्यान रख रहे थे, पार्टी वार्टी नहीं की है, आज पार्टी वार्टी कर लेते हैं। ये पार्टी करते हैं, इतना नशा कर लेते हैं कि मालदेव इतना नशे में व्यस्त हो जाता है और नशे नशे में वो रात किसके साथ में बिताता है? भारमली के साथ में। और भारमली के साथ में रात बीतने के बाद उमादेव ने तुरंत फोन किया था अपनी मम्मी को कि मम्मी, हाँ तेरे जमाई राजा ईसा है कि मारी जायोड़ी है अब रेणु कौन नाराज हो निकल जा। और उमादेव राम को अपने पुत्र गोद लेता है। गोद लेकर के कहां चली जाती है? अजमेर। हाँ राम है, हाँ खोड़े, हाँ तो आती खोड़े ले लो। और उमादेव कहां चली जाती है? अजमेर चली जाती है, अजमेर। और इसे क्या कहते हैं? रूठी रानी। भाई रूठ जाओ, रूठी रानी है। अब कहां रह रही है? अजमेर में रह रही है। मालदेव के दो कवि भी थे, एक तो था ईश्वर दास। ईश्वर दास, ठीक है, एक तो ईश्वर सिंह अलग है, ये ईश्वर दास है। और एक है आसानंद। आसानंद। अब ये कहां रह रही है? अजमेर रह रही है। मालदेव अब किसके साथ समय बिता रहा है? भारमली के साथ में, ठीक है, ये हमेशा भारमली के साथ में रहता है। भारमली के साथ में आसानंद भी रहता है, नाम है आशा है। तो मालदेव ने एक बार ईश्वर दास को कहा था कि आप कैसे करके उमादेव को वहां से मना करके लाना है। ईश्वर दास का ठीक है भाई, अब तो एकदम दाएं हाथ और काम था, कह दिया मैं उमादेव मना लिया। ईश्वर दास कहां जाता है? अजमेर जाता है रूठी नानी को मनाने के लिए। पीछे से भारमली कहते हैं आसानंद को कि आसानंद जी क्या, अब देखो रूठी रानी है ना उमादेव वापस आज दिन महाराज मान मनवार हुआ कौन है अट पत्तो को लागे आज नेटाल साड़ी वगैरह कौन ला दे बाद में। तो भारमल्ली ने कहने पर आसानंद का टेंशन ना ले, मैं 2 गांव में एकदम 1 नंबर हूं। और इस 2 गांव
और उमा दे वापस चली जाए। इस दास बेचारो मनार लावे उमा दे और जाए आवे आसानंद काई कहे। इसे कहते हैं उमा देखो कि मान रखे तो पीव तज, पीव रखे तो मान, दो दो गेंद ना बंदत, एक खंभ एक ठान। यानी मान का मतलब है अपना जो पति रखना है तो पीहर छोड़ना पड़ेगा, या तो तारी मां री बात रही और या रही थारी पति री बात रही। और यानी मान रखे तो पीहर तज, पीहर छोड़ना पड़ेगा, पीहर रखे तो मान, दो दो गेंद नहीं बंद, यानी एक खंभ एक ठाण, और एक खूंटो है और एक ही ठाण है, और ये एक ठाण में एक गांव बांधोड़ी है पहला। अब दो गाय बांधन कहीं हो जाए लड़नी शुरू हो जाए। और आ चीज जाए कई आसानंद जी और उमा देव तुरंत चली आवे, कड़ा आ जाए अजमेर, पाछी अजमेर जाती रहे। अब माल दो समस्या होगी लेकिन भारमली अब किसको कहती है? मालदेव को कहती है कि मालदेव मना काफी टाइम हो गयो, अब मैं पीहर जाने चाहूं। ये पीहर किसो तो दासी होती, और पीहर अठे हो लोन करना जैसलमेर। तो मालदेव कहता तेरा पीहर तो लोरंग के वाय, तो उनका मैं जैसे जाऊंगी लोनगंड मुझे मार देंगे, क्योंकि मेरे कारण से ही ये नाराज होकर के वहां चली गई। तो मालदेव ने पत्र लिखा था लोनगंड भाटी को कि भारमल्ली पीहर आ रही है, यदि इसके कुछ हो गया तो मैं तुरंत अटैक करूंगा जैसलमेर पर। तो लोनगंड ने मना कर दिया कि ना ना की को भारमल्ली मेज जा शूट करा तो। और भारमलिया आती है तो लोनकर्ण का पुत्र भारमली को अपना मित्र बना लेता है। और इनके पुत्र के भी 3 रानियां थी, 3 रानियां, और चौथी रानी आ होगी। ये तीना में जो बिचेट के होते ना, ईरो भाई है तो कहीं तो डाकू था। तो ये बीच वाले ने सोचा कि ये जो भारमली है पहले तो हमारे ननंद बाई का घर भंगा करके आई है, ठीक है ना, और अब अपारी बारी है। तो अनली और अनली दोनों ही कहे कि थारो भाई है बाड़मेर में जगह है और उसका नाम है बाघ सिंह, तुम बाघ सिंह को बुला, और बाघ सिंह आएगा और भारमली को मार के जाएगा, भारमली को मरवाना है। और इनकी रानी ने तुरंत अपने भाई को मैसेज किया, बाघ सिंह आता है वहां पर, और आने के बाद में जैसे ही भारमली को देखता है, प्लानिंग मारने के लिए आया था, लेकिन देखने के बाद में इसका भी मन चेंज हो जाता है। तब उन्होंने कहा, बाघ सिंह ने अपनी बहन से कहा कि मैं सवेरे होने से पहले विदा होऊंगा, तो उस समय तिलक के लिए आप भारमली को भेज देना। और विदा होते समय तिलक के लिए कौन जाती है? भारमली, और भारमली को बाघ सिंह अपने साथ ले जाता है। अब भारमली कहानी समाप्त होगी? नहीं हुई है। मालदेव बेचारा अकेला है हाल में। मालदेव ने तुरंत मैसेज किया था लोनगण को कि अभी भारमली कहां है, कि भारमली तो ही बाघ सिंह ले गया। और बाघ सिंह से मालदेव भी डरता था क्योंकि ये था डाकू। अब देखो मालदेव किसको कहता है? अब धीरे सी आसानंद ने आप बात बताओ कि आसानंद जी भारमली गई, कोई बात नहीं तो मैं ले आऊं कड़े। बाघ सिंह ने, अरे यार बाघ सिंह खतरनाक है, लेकिन चलो कोई नहीं मैं भी जाऊं। और बाघ सिंह पहला भी मित्र ही, सॉरी आसानंद जी, और आसानंद जी बढ़ जावे, बढ़ जाने बाद में मालदेव ने आसानंद जी ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। आसानंद जी बड़ी रहना शुरू हो जाए। आसानंद जी के अपन कहेंगे डांग माथे डेरा, अगला गांव मेरा, अब बाघ सिंह के पास भी ठीक। और आसानंद जी बाघ सिंह दरबार में रहे और अठ एक कहीं लिखे दोहा लिखे, बाघ भारमली दोहा, बाघ भारमलीरा, भारमलीरा दोहा, ये ग्रंथ है इनका। दोहा है किसका है? आसानंद का है। पूछ सकता है बाघ भारमलीरा दोहा किसका है? आसानंद जी का है। आसानंद जी कहते हैं कि जहां तरवर यानी वृक्ष है
वहीं रहेगा मोर, और जहां जल है वहां रहेगा हंस, और जहां भारवली है वहां रहेगा बाघ सिंह, और जहां बाघ सिंह है वहां रहेगा आसानंद। बस दोहा बनाना शुरू कर दिया। हाँ हाँ, यहां रहते हैं ना। उसके बाद में बाघ सिंह एक युद्ध में मारे जाते हैं, और इनके मरने के बाद में भारवली क्या हो जाती है, सती हो जाती है। अब काम तमाम हुए तो। और आसानंद जी पागल हो जाते हैं। पागल होने के बाद में जैसलमेर और मारवाड़ के आसपास में घूमते घूमते मर जाते हैं। और इनके दरबार में एक कवि कौन था, ईश्वरदास। और ईश्वरदास ने भी लिखा हाला झालारी कुंडलिया। ये जो ग्रंथ का तो लास्ट में और हाला ही दे हाला झालारी कुंडलिया, कुंडलिया जीवन कुंडली में हाला झालारी कुंडलिया आज की किर लिखोड़ी है, ईश्वरदास लिखोड़ी। कहानी समझ में आ गई? हाँ, अब देखो मालदेव अपना सेनापति किसे बनाता था, अगला जो राजा किसे बनाना चाहता था, चंद्रसेन को बनाना था। लेकिन बनना कौन चाहता है, राम और उदय सिंह। तब मालदेव सेनापति राजा किसे बना देता, चंद्रसेन को बना देता है। लेकिन पांचवा आ गया तो पता है, उम्मा दे उम्मा तो। अब देखो राम को नाडोल की जगह देता है। नाडोल, नाडोल है पाली में, पाली का क्षेत्र देता है, ठीक है, राम को चंद्रसेन। और उदय सिंह को कौन सा देता है, लोहावट। लोहावट ये जगह है फलोदी, फलोदी इसके आसपास का क्षेत्र देता है। और चंद्रसेन स्वयं मारवाड़ का शासक बनता है। लेकिन ये दोनों क्या हो जाता है, इनके विरोधी हो जाते हैं चंद्रसेन के। तब पहले राम चंद्रसेन पर अटैक करता है, इन दोनों के बीच में नाडोल का युद्ध होता है। और इस नाडोल के युद्ध में चंद्रसेन विजय होता है। और राम कहां चला जाता है, अकबर के पास चला जाता है, नागौर दरबार। 1570 में अकबर ने नागौर दरबार लगाया था, ठीक है। और उसके बाद में उदय सिंह ने भी चंद्रसेन को ललकारा, तो चंद्रसेन ने लोहावट पर आक्रमण किया। और यहां पर भी चंद्रसेन की क्या होती है, विजय होती है। और उदय सिंह भी कहां चला जाता है, अकबर के पास। अब राम भी यहां पर और उदय सिंह भी यहां पर, ये दोनों यहां पर है। अब शासक कौन है, राव चंद्रसेन है। चंद्रसेन को भूला बिसरा शासक भी कहते हैं। क्यों कहते हैं भूला बिसरा शासक, चंद्रसेन को भूला बिसरा शासक, प्रताप का अग्रगामी, मारवाड़ का प्रताप। और अकबर ने इसके लिए कहा था कि खुदा ने नूर तो बख्शा है लेकिन किस्मत नहीं, यानी ईश्वर ने नूर यानी शक्ल तो बढ़िया दी लेकिन किस्मत को दे। किन वास्ते क्या भूला बिसरा शासक इसीलिए कहते हैं क्योंकि उदय सिंह है। क्योंकि चंद्रसेन की मृत्यु के बाद में उदय सिंह शासक बनता है, तो उदय सिंह इनकी जो कहानियों को विलुप्त करना चाहता था। लेकिन उस इतिहासकार ने इनकी कहानियों को ढूंढ ढूंढ करके निकाला, इसीलिए इसे मारवाड़ का भूला बिसरा शासक भी कहते हैं, भूलता है। अब देखो चंद्रसेन जैसे शासक बनता है, चंद्रसेन तो 1570 में अकबर के दरबार में राम और उदय सिंह दोनों चले जाते हैं। लेकिन चंद्रसेन भी पीछे से जाता है अकबर के दरबार में कि मेरा भाई राम और उदय सिंह है, तो हम कैसे करके भाइयों को वापस बंटवारा करेंगे। लेकिन राम की एक तरफ उदय सिंह और अकबर के, और एक तरफ राम था, बड़ी बड़ी आंखें निकाली, जहां आंखें निकले चंद्रसेन वहां से तुरंत निकल जाते। और इसके पीछे अकबर ने एक सैनिक को भेजा था, हुसैन कुली बेग, तो पहले किसके पीछे गया था बताओ, महाराणा प्रताप के पीछे नहीं गया था, और उदय सिंह के पीछे गया। वेरी गुड, ममता की तैयारी अच्छी है भाई। हुसैन कुली बेग, कुली बेग, ठीक है ना। हुसैन कुली बेग को भेजा था चंद्रसेन को गिरफ्तार करने के लिए। तब चंद्रसेन मारवाड़ से कहां चला जाता है, भाद्राजून, भाद्राजून की पहाड़ियां, ठीक है ना, भाद्राजून, बाड़मेर के आसपास में, पाली बाड़मेर ये आसपास के जो भी क्षेत्र है, इन क्षेत्र में पहाड़ियां हैं, पहाड़ियों में चला जाता है। वहां चलने के बाद में फिर बीकानेर का शासक है, बीकानेर का एक शासक था कल्याणमल, अपने दोनों पुत्रों को लेकर के
किसके दरबार में चले जाते हैं? अकबर के। उनका 2 पुत्र था, एक था राय सिंह और एक का नाम था पृथ्वीराज राठौड़। पृथ्वीराज राठौड़, जिसे पीथल कहते हैं। महाराणा प्रताप को कहते हैं पाथल और पृथ्वीराज राठौड़ को कहते हैं पीथल। यानी हमेशा अकबर के दरबार में रहे थे, लेकिन मूछ हमेशा ऊपर रखते थे। अकबर ने एक बार कहा था पृथ्वीराज को कि ये जो मूछ है ना, ये कटवा ले, क्योंकि मुसलमान मूछ नहीं रखते। पृथ्वीराज ने कहा मैं मूछ रखूंगा जब तक मेरी मेवाड़ की शान रहेगी, यानी महाराणा प्रताप है। अब उसको जब तक बंदी नहीं बना पाओगे तब तक मेरी मूछ अटल रहेगी। तब इसे पृथ्वीराज राठौड़ को क्या कहते हैं? पीथल कहते हैं। तो अकबर ने राय सिंह को भी किसके पीछे भेजा था? चंद्रसेन के पीछे भेजा था। ठीक है, और ये आगे आगे बढ़ते रहे धीरे धीरे, क्योंकि इसके पास में सेना का अभाव हो गया था। और अभाव होने के कारण एक शाहबाज का और था ना, शाहबाज खां, महाराणा प्रताप के पास में 1577, 78 और 79 में युद्ध के बाद में भेजते हैं वापस 3 बार शाहबाज खां। उसी शाहबाज खां को अकबर और भेजता है चंद्रसेन को आक्रमण करने के लिए बहादुरगढ़ में, और इसमें चंद्रसेन पराजित हो जाता है, शाहबाज खां विजित हो जाता है, लेकिन चंद्रसेन को बंदी नहीं बना। वहां से चंद्रसेन बहादुरगढ़ से कहां चला जाता है? कनौजा। कनौजा की पहाड़ियों में चले जाते हैं, और वहां से चलने के बाद में ये कहां चले जाते हैं? सारण की पहाड़ी, ये पाली के आसपास है। और सारण की पहाड़ियों में जाने के बाद में इसी के सेनापतियों ने चंद्रसेन को जहर दे देते हैं। जहर देने से इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इसलिए इसका कुछ ही अवशेष बचे हैं, क्योंकि उदय सिंह ने पूरे के पूरे विलुप्त करने की कोशिश की थी। हाँ, चंद्रसेन के लिए। तो अब इसे क्या कहते हैं? प्रताप का अग्रगामी या अग्रज क्यों कहते हैं? महाराणा प्रताप का राज्य से कब हुआ था? 1572 को हुआ था, लेकिन इनका कब हुआ था? 1562 को हुआ था। ठीक है, और महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई थी? 1597 में, और इनकी जो मृत्यु होती है वो होती है 1581 में। इसलिए इसका पथ प्रदर्शक की भी कहते हैं। प्रताप का पथ प्रदर्शक, प्रताप का अग्रज, भूला बिसरा शासक, भूला बिसरा शासक, मारवाड़ का प्रताप, मारवाड़ का प्रताप। और अकबर ने इसके लिए कहा था खुदा ने नूर तो बख्शा, खुदा ने नूर यानी शकल, नूर तो बख्शा लेकिन किस्मत नहीं, किस्मत नहीं, किस्मत नहीं दी। किनको? चंद्रसेन की मृत्यु 1581 में होती है, तो इसके बाद में मारवाड़ को अकबर खालसा घोषित कर देते हैं। खालसा, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। 1581 से 1583 तक अकबर मारवाड़ को क्या बना देते हैं? खालसा बना देते हैं। इसका अधिकार सीधा किसका हो जाता है? अकबर का रहता है। अब देखो, समझ आए या कोई नर्तक? अब शासक कितना हो गया बताओ? जोधा के बाद में सातल, सातल के बाद में सुजा, के बाद में गंगा, के बाद में मालदेव, और मालदेव के बाद में चंद्रसेन। अब देखो, मालदेव का हम एक युद्ध भूल गए हैं। कौन सा युद्ध था बताओ? मालदेव ने एक युद्ध भी किया था, पीछे भूल गए थे। मालदेव, मालदेव ने एक तो बीकानेर का शासक था, बीकानेर का शासक कौन था? कल्याणमल। कल्याणमल से पहले कौन था? राव जैतसिंह। जैतसिंह पर मालदेव ने एक युद्ध किया था जिसका नाम है पाहेबा साहेबा का युद्ध, साहेबा का युद्ध। ठीक है, और इस युद्ध में राव जैतसिंह को मार दिया जाता है। ठीक है ना, इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। यह होता है 1541 में, पाहेबा साहेबा का युद्ध था। और उसके बाद में मालदेव व शेरशाह सूरी के बीच में युद्ध होता है। क्या नाम है उसका? शेरशाह सूरी।
इनके बीच एक युद्ध होता है जिसका नाम है गिरी सुमेल का युद्ध। गिरी सुमेल या जैतारण का युद्ध भी कहते हैं इसे, जैतारण का युद्ध। यह कब लड़ा गया था? 1544 में। 1544 में तो गिरी सुमेल या जैतारण का युद्ध लड़ा गया है, और 1644 में मतिरे की राड़ का युद्ध लड़ा गया, अमर सिंह और करण सिंह। क्योंकि मतिरे की जो बेल थी बीकानेर की सीमा में थी, और मतिरा कहां चला गया था? नागौर की सीमा में। इन दोनों राजाओं के बीच में युद्ध होता है, वो आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब देखो, शेरशाह सूरी जिन्होंने किसके साथ में पहले युद्ध किया था? हुमायूं के साथ में। हुमायूं को पराजित किया था एक बार, ठीक है ना। और उसके बाद हुमायूं छुप करके कहां रहता है? अमरकोट में राजा वैरीशाल के दरबार में रहता है, और वहां रहने के बाद एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, जो होता है अकबर। अब देखो, शेरशाह सूरी पर जैसे आक्रमण करता है ना, तो उससे पहले जब ये रात को रुकते हैं तो ऊपर चढ़ करके देखते हैं ना, तो देखते अरे यार, मालदे के पास में तो बहुत सेना है। तो शेरशाह एक योजना बनाते हैं और एक जाली पत्र तैयार करता है, और जाली पत्र किसके पास में भिजवा देता है? मालदेव के पास में। और मालदेव के सेनापति का नाम क्या है? सेनापति का नाम जान रहा, क्या करो? रतन सिंह सेनापति कौन होता? दहेज मावड़ता ने गोरा बादल। और उदय सिंह सेनापति का नाम होता जयमल फतेह। और मालदेव के सेनापति नाम जैता और कुपा। कुंपा, जैता नाम भी मिल जाए, जैता भी नाम मिल जाए, दोनों सही है, ठीक है ना। चाहे जैता हो चाहे जैता हो, जैता और कुंपा किसके सेनापति है? मालदेव के। और सबसे अच्छे सैनिक है। तब इन्होंने तो जो का दो बना हुआ था ना ठहरने के लिए, तो विश्राम स्थल, इन विश्राम स्थल में शेरशाह ने 10-10 हजार रुपए, यहां पर भी 10,000 रुपए और यहां पर 10,000 रुपए जैता कुपा को मालूम नहीं था, छुपा करके रखा था, ठीक है ना। क्योंकि शेरशाह ने दो अपने सेनापतियों को भेजा था तलवार और ढाल दे करके कि तुम इस सैनिकों के बीच में जाओ, ये तलवारें ले जाओ और ढाल ले जाओ, इनकी बिक्री करके आने। और जैता का जो विश्राम स्थल है वहां पर 10,000 रुपए किनारे रख देना, और कुपा यानी पता किसी को नहीं लगना चाहिए, और इनके जो विश्राम बना हुआ है उसमें भी 10,000 रुपए रखते हैं। वो रख करके और मालदेव के पास जाता है, कहता है कि मालदेव जी, हमने इतने रुपए का आपको सामान दे दिया है, ढाल और तलवार, अब हिसाब कर दीजिए। जैसे हिसाब कर पैसे दिया उनको, तो उन्होंने वो जाली पत्र धीरे से मालदेव के पास में गिरा दिया था, और उसमें लिखा हुआ था कि मैं शेरशाह सूरी आपके सेनापति जैता और कुपा को तो मेरी तरफ कर लिया है, ये युद्ध आपकी तरफ लड़ेंगे लेकिन सहयोग मेरा करेंगे। इन दोनों को मैंने 10-10 हजार रुपए पहुंचा दिए हैं, बाकी युद्ध जीतने के बाद में देंगे। तब मालदेव को पता चला कि यार ऐसा हो सकता है क्या। तो मालदेव ने तुरंत यानी कुपा और जयदेव इन दोनों की जगह का निरीक्षण किया था, तो दोनों जगह 10-10 हजार रुपए मिल गए। तो मालदेव स्वयं सेना लेकर के कहां आ जाता है? मारवाड़ आ जाता है। कुछ सेना बचती है, 12,000 सैनिक मात्र किसके पास बचते हैं? जैता और कुपा। जैता और कुपा ने मालदेव को समझाया कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये केवल अफवाह है। मालदेव का नहीं, अब मैं विश्वास नहीं करूंगा, और मालदेव कुछ सेना लेकर के चला जाता है। पीछे से जैता और कुपा युद्ध करते हैं शेरशाह सूरी के सामने, और युद्ध करते करते, यानी जून का महीना था, भयंकर गर्मी थी, दोपहर तक दोनों जबरदस्त युद्ध किया था उन्होंने, अच्छा युद्ध किया था। लेकिन शेरशाह सूरी की एक दूसरी टुकड़ी आती है, तो उसके बाद में जैता और कुपा मारे जाते हैं, और शेरशाह सूरी इस युद्ध में बड़ी कठिनता से युद्ध जीतता है। तब ये कहता है कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान या दिल्ली की बादशाह खो देता है। कौन कहता है? शेरशाह सूरी कहता है। और इसमें मारे कौन जाते हैं? मालदेव के सेनापति जैता और कुपा। ये कहता है मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए दिल्ली या हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। ये कहता है कि मैं यानी मारवाड़ को छोटा सा समझता हूं, लेकिन इस छोटे से के सामने भी मुझे इतना संघर्ष करना पड़ा, मैं आज मारा जाता और पूरी की पूरी दिल्ली यानी हिंदुस्तान पर लूटा जाता, वरना मैं मारा जाता। यदि मालदेव और जैता कुपा ये जो अफवाह न बनती ना, तो मालदेव शेरशाह सूरी को
मार गिराता था। क्यों? कि मालदेव कितने युद्धों का विजेता माना जाता है? 52 युद्धों का विजेता माना जाता है। 77 युद्धों का विजेता कौन था? मान सिंह था। मालदेव 52 युद्धों का विजेता और 58 परगना का विजेता। परगना को इन्होंने अपने नियंत्रण में किया था। तो परगना है जो स्थान को जीतना है ना, जैसे मेवाड़ परगना है, मारवाड़ परगना है, छोटे छोटे स्थान वगैरह था। हाँ, परगना। तो 58 परगना और 52 युद्धों का विजेता किसे मानता है? मालदेव को। ठीक है ना। इसे हसमत वाला शासक भी कहते हैं। हसमत वाला शासक, ये हम बीच में भूल गए थे। यानी राव जयसी और मालदेव के बीच में भी युद्ध होता है, पाहेबा साहेबा का युद्ध होता है। ठीक है ना। और जयसी का पुत्र कौन था? कौन था? कल्याणमल। और कल्याणमल ने फिर किसका सहयोग किया था? शेरशाह सूरी का किया था। क्योंकि कल्याणमल के पिता जयसी का वध किसने किया था? मालदेव ने किया था। इसीलिए कल्याणमल ने शेरशाह सूरी का क्या किया था? सहयोग किया था। ठीक है। और इसके बाद बना था चंद्रसेन। चंद्रसेन की भी मृत्यु हो जाती है और उसके बाद अगला शासक कौन बनता है? एक बार तो खालसा घोषित कर देते हैं 1581 से, क्योंकि 1581 में चंद्रसेन की मृत्यु हो जाती है। 81 से 1583 तक मारवाड़ क्या हो जाता है? खालसा हो जाता है। खालसा घोषित कर देते हैं मारवाड़ को, आबाद का। और 1583 में अगला शासक कौन बनता है? मोटा राजा उदय सिंह। तो कहीं टाइम हो गया, क्या होगी? पढ़ना उदय सिंह या उदय सिंह पढ़ लाएगा। अब देखो अगला राजा है 1583 में मोटा राजा उदय सिंह। उदय सिंह। और इनको शासक कौन बनाता है? अकबर बनाता है। अकबर बनाता है। ठीक है। तो ये किसकी अधीनता स्वीकार कर ली इन्होंने? मारवाड़ का पहला शासक, मारवाड़ का प्रथम शासक जिन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। मुगलों की अधीनता स्वीकार की, इन्हें मोटा राजा उदय सिंह कहते। ठीक है ना। तो ये मारवाड़ का पहला शासक था। मारवाड़ का पहला शासक जिन्होंने मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। ठीक है। और इनकी पुत्री का नाम था जोधाबाई। जोधाबाई, जिन्होंने बाद में अकबर ने क्या नाम रखा? जगत गुसाई। जगत गुसाई। हरकाबाई तो वो थी आमेर वाली, वो तो अकबर की पत्नी होगी। और ये किसकी हो रही है? अकबर के पुत्र। अकबर पुत्र नाम क्या है? पुत्र जहांगीर। जहांगीर या सलीम। अब ये ना जोधाबाई किनकी पत्नी होगी? पुत्र किसकी थी? मोटा राजा उदय सिंह ने अपनी पुत्री जोधाबाई, जिसका अकबर ने क्या नाम रखा था? जगत गुसाई। अकबर ने कहा अगली बाया बाया हो गई, नाम चेंज करा, तो जगत गुसाई नाम रखा था। और ये किसकी पत्नी हुई थी? जहांगीर की। और इन दोनों की जो संतान थी वो कौन बना था? खुर्रम। खुर्रम। खुसरो तो मर जाता है, ये खुर्रम जो आगे जाकर के शाहजहां बनता है। शाहजहां ये बनता है। तो अकबर ने मोटा राजा उदय सिंह को कहा था कि आपका जो पुत्री है जोधाबाई, इनका विवाह मेरे पुत्र के साथ में कर दीजिए, ताकि आपके साथ में हमेशा मेल मिलाप सही रहे। ठीक है। और एक मेड़ता के पास में, और मेड़ता ने इसको मारवाड़ की शरण स्थल किस दुर्ग को कहते हैं? शिवाना। अब देखो शिवाना का शासक कौन था? सामंत का सुरजन सिंह हाड़ा। सुरजन सिंह हाड़ा।
इनकी एक पुत्री थी भवनमल, या मल है ना, कंवर है, भवन कंवर, ठीक है, भवन कंवर। और अकबर ने भवन कंवर को कहा था, या भवन कंवर या भान कंवर, भान कंवर दोनों नाम है, ठीक है ना। इनको कहा था कि तेरी जो पुत्री है ना भान कंवर या भवन कंवर, इनका विवाह सलीम के साथ करते। कल्ला जी राठौड़ कौन? कल्ला जी मल्लोत, कल्ला जी मल्लोत, कल्ला जी मल्लोत। अब देखो ये अकबर सुरजनहाड़ा को क्या कह रहा है कि तेरी पुत्री जो भान कंवर है इसका विवाह मेरे पुत्र जहांगीर के साथ में कर दे। सुरजनहाड़ा ने सोचे यार एक तो दे दी उदय सिंह अपनी बेटी, एक और दया, व्यवहार भी सही को नहीं, जहांगीर रोजाना दारू पीवे। तो उन्होंने कहा कि मैंने मेरी पुत्री का रिश्ता कल्ला जी मल्लोत के साथ में कर दिया। और पास में कल्ला जी मल्लोत भी बैठे थे, तो बेचारे कल्ला जी मल्लोत को भी झूठ बोलना पड़ा कि हाँ इनकी जो पुत्री है उनका रिश्ता मेरे साथ हो गया, ठीक है। अब जब ये रिश्ता हो जाता है, अब कल्ला जी मल्लोत की भी एक थी बहन, इसके लिए भी अकबर ने कहा था कि कल्ला जी मल्लोत तेरी बहन है वो इन्हें दे दो। कार्य का ये तरह घने काम में पापड़ वगैरह बटाए। तो कल्ला जी मल्लोत ने पहले कह दिया था कि ठीक है दे देंगे, बारात लेकर के आ जाना। और बेचारा बाराती बन करके दुल्ला बन करके गया, कल्ला जी मल्लोत पूरी तरह मारे जाना। और ये किसके पास आ जाते हैं? उदय सिंह के पास में आ जाते हैं, यहां आकर के शरण लेते हैं और अकबर को मैसेज करते हैं कि जी कल्ला जी मल्लोत है ना बारात चौक तकड़ी करी। तो अकबर ने तुरंत उदय सिंह को आदेश दिया था कि जल्द ही सिवाना पर आक्रमण कर दीजिए। और यानी जहांगीर और अकबर की सेना और उदय सिंह ने सिवाना पर आक्रमण किया था 1589, जो इसमें भी साका होता है। अब देखो जौहर, साका कौन करता है? केसरिया कौन करता है? केसरिया करते हैं कल्ला जी मल्लोत। जब केसरिया करते हैं तब इनके मन में विचार आया कि सुरजन सिंह हाड़ा एक बात तो करी थी कि भान कौन दिया, लेकिन आज भान कर होती सत्य तो होती। और भान कौर ने भी अपने पिता को कहा था कि आज सिवाना में कल्ला जी मल्लोत युद्ध लड़ रहे हैं अकबर के प्रति, और आपने झूठ बोल करके भी मेरा कहा है, तो इसलिए आज मेरे को यहां जाने दीजिए। और भान कौर वहां जाते कुंवारी अवस्था में, और जाकर के क्या होती है? सती होती है। सती नहीं, जौहर करती है, जौहर करती है युद्ध में। तो एकमात्र कुंवारी राजकुमारी भान कंवर या भवन कंवर, तो कल्ला जी तो क्या करते हैं? केसरिया करते हैं, और ये क्या करते हैं? जौहर करती है। और उदय सिंह के नेतृत्व में यहां पर क्या होता है? आक्रमण होता है। अब देखो इससे पहले, अब उदय सिंह भी इसी का वंशज है, ठीक है। और बीकानेर का शासक था ना पृथ्वीराज राठौड़, ये इनका क्या है? कल्ला जी मल्लोत का चाचा है। और कल्ला जी मल्लोत यहां जा रहा है, सॉरी पृथ्वीराज राठौड़ कल्ला जी मल्लोत को समझाता है कि कोई बात नहीं, आपने एक बार बारात को मार दिया है, दोबारा बारात आवे थारे बहन विवाह बेटे साथे कर दे। तो कल्ला जी ने कहा था कि मुझे तो मरना है। और ये कौन थे? साहित्यकार थे, साहित्य लिख रचना करता। तो कल्ला जी मल्लोत ने अपने चाचा से कहा था कि काका हे मरसिया लिख दो। मरसिया की निगह, मरने के बाद में जिसका वर्णन किया जाता है ना उसे कहते हैं मरसिया। तो पृथ्वीराज राठौड़ कहते हैं मैं तेरा मरसिया तो लिखूंगा, मरने के बाद में लिखूंगा तू कैसे युद्ध करेगा और किस तरह से तू मरेगा, उस तरह से मैं लिखूंगा। कि निश्चित है मुझे मरना तो है ही, मैं मेरी बहन का विवाह मुगलों के साथ नहीं करना चाहता। और पृथ्वीराज राठौड़ ने कल्ला जी मल्लोत के बारे में जीवित अवस्था में, एकमात्र शासक है कल्ला जी मल्लोत जिनके जीवित अवस्था में मरसिया लिखा, मरसिया लिखा। और लिखा किसने? पृथ्वीराज राठौड़ ने, ठीक है ना, साहित्यकार था। और उन्होंने अपने भतीजे कल्ला जी मल्लोत के बारे में जीवित अवस्था में मरसिया लिखा था, और उसी तरह मरे थे कल्ला जी मल्लोत,
जिस तरह से उन्होंने ये रचना की थी उस तरह से उन्होंने युद्ध किया था और मारे गए थे, ठीक है। और ये था उदय सिंह, मोटा राजा उदय सिंह। उदय सिंह के बाद में अगले शासक बने सूर सिंह, सूर सिंह के बाद में राजा बने गज सिंह, और गज सिंह के बाद में शासक, गज सिंह का दो बेटा हुए, एक अमर सिंह हुआ और एक हुआ जसवंत सिंह। जसवंत सिंह के बाद में अगले शासक हुआ अजित सिंह, ठीक है।